अरे करमजली, तू डूबकर मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। निकल जा यहाँ से, तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। दोस्तों, ये कहानी कानपुर देहात की है, जहाँ गांव के आखिर में एक पुराना सा घर था। ये घर था राजेश तिवारी का। वो गरीब तो नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं थे। उनकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी राधा और छोटी बेटी सुनीता। राधा बचपन से ही बहुत भोली और अच्छी तरबियत वाली थी। बचपन से ही वो दोनों बहनें साथ साथ पली बढ़ी थीं। एक ही थाली में खाना खाती और एक साथ सोती थीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सुनीता के दिल में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। असल में गांव के लोग भी राधा की तारीफ करते थे। अरे देखो तो, राधा कितनी सीधी है, बिल्कुल नेक लड़की है, खामोश और रहमदिल। हाँ, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। अगर ऐसी बहू मिल जाए तो घर जन्नत बन जाए। ये बातें सुनीता के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थीं। मैं खूबसूरत हूँ, होशियार हूँ, उसके पास तो ना अच्छी शक्ल है ना अक्ल, फिर भी सब उसी की तारीफ करते फिरते हैं। राधा को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती थी, क्योंकि वो सोचती थी सुनीता मेरी छोटी बहन है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। एक दिन राजेश तिवारी ने दोनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम दोनों की शादी का वक्त आ गया है। राधा ने सर झुका लिया, लेकिन सुनीता की आंखें चमक उठी। पहले राधा के लिए राघव का रिश्ता आया। राघव गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन वो नीयत का साफ और नेक दिल इंसान था। सुनीता ने जब ये सुना कि राघव गरीब है और वो खेत में काम करता है, तो वो हंस पड़ी और बोली, वाह, बड़ी बेटी को तो खेती करने वाला किसान मिल गया है। अब तो तुम्हारी जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी तुम्हें मजदूरी करना अच्छा लगता है। सुनीता की बात पर राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तिवारी जी बोले, हाँ, वो गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ वो नेक दिल भी है, और राधा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। राधा ने सर झुकाकर कहा, जी बाबूजी, आपने मेरे लिए ठीक ही सोचा है। कुछ दिन बाद सुनीता के लिए निखिल का रिश्ता आया, जो एक बड़ा ताजिर यानी बिजनेसमैन था। खूबसूरत बंगला, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था। ये सुनते ही सुनीता का घमंड और भी बढ़ गया। वो बोली, देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस चीज के लायक है। तिवारी जी ने सुनीता की बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी की तारीख तय की गई और जल्द ही उन दोनों बहनों की शादी भी हो गई। राधा शादी करके राघव के साथ उसके घर आ गई। राघव का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ बोरियों में अनाज रखा था। राघव बोला, राधा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। राघव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो बस आपका साथ ही काफी है। उधर जब सुनीता अपने ससुराल पहुंची, तो इतना आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां देखकर हैरान रह गई। वाह, इतनी दौलत और शोहरत, अब ये सब मेरा है, मेरी तो ऐश ही ऐश है। अब तो राधा मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत और शोहरत के नशे ने सुनीता का घमंड दुगना कर दिया था। उसने नौकरानी को आवाज लगाई, ओए लाजो, तूने मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही अच्छी तरह साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। चलो जल्दी से कमरा साफ करो, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को कहो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कह देती हूँ। इसी तरह दिन और महीने बीतते गए और तीज का त्योहार आ गया। वो दोनों बहनें अपने मायके आ गई थी। राधा ने साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी और सुनीता ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और गले में सोने का हार था। गांव की कुछ औरतें त्योहार की रस्में करने आई हुई थीं। तभी सुनीता ने अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, और बताओ राधा, क्या चल रहा है? राघव जीजू खाना भी देते हैं या नहीं? अरे, मैं तो भूल ही गई, उनके यहाँ तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो तुझे कहाँ से खिलाएंगे? सुनीता की कड़वी बातें सुनकर राधा का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर सुनीता को बड़ा मजा आ रहा था। दिन ढलने तक दोनों बहनें अपने अपने ससुराल लौट गईं। दिन बीत रहे थे, लेकिन राधा की जिंदगी आसान नहीं थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर अपने शौहर राघव के साथ खेत चली जाती। वहां दिन भर मेहनत करती। शाम होते होते राधा थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन राघव ने उससे पूछा, राधा, क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? राधा बोली, अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे आप जैसा इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है, मुझे और क्या चाहिए? जब हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। राघव बोला, अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। राधा ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। भला आप कैसे बनाएंगे? क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकता?
आज मैं अपनी प्यारी सी बीवी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा, तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह राघव ने चूल्हा जलाया, खाना तैयार किया और फिर अपने हाथों से राधा को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां राघव अपनी बीवी राधा से बहुत प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ सुनीता को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन उसे एक चीज की कमी खलने लगी थी और वो था शौहर का प्यार और इज्जत। एक दिन जब सुनीता नहाकर बाहर आई तो सर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। उसने सुनीता को डांटते हुए कहा, अरे तूने मायके से कुछ सीखा नहीं क्या कि घर में बहू कैसे रहती है? तुझे कुछ सलीका पता है कि नहीं? अरे तू अब लड़की नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है, कम से कम इसकी मर्यादा का तो ख्याल रख। सुनीता ने धीरे से कहा, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कमला ने उसे डांटते हुए कहा, अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बेटी की शादी कर दी, गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर सुनीता का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम चाहा था वो तो उसे मिल गया था, लेकिन उसके बदले में उसके हिस्से का प्यार और इज्जत छिन गई थी। शुरुआत में सुनीता की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी, महंगी साड़ियां, गहने, नौकर चाकर, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि शौहर के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। निखिल दिन भर दुकान पर रहता, शाम को थका हारा हुआ घर आता और खाना खाते ही सीधा सोने चला जाता। इससे परेशान होकर एक दिन सुनीता ने कहा, तुम मेरे लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? निखिल ने सुनीता की बात सुनकर सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो, औरत की तरह रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। सुनीता, जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, निखिल की बात सुनकर उसका घमंड चकनाचूर हो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन पता चला कि निखिल का एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया है और कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया है। निखिल ने बताया, माँ दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमें जो बड़ा ऑर्डर मिला था अब अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया है। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट की थी, अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। कमला ने हौसला बढ़ाया, बेटा तो चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, निखिल की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार वक्त पर वापस नहीं किया तो निखिल का पैसा फंस गया। अब उसकी सास कमला का लहजा भी बदल गया। बहू, अब सजावट कम करो, घर के हालात को समझो और ये गहने मुझे दे दो, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। इस तरह सुनीता ने अपने सारे गहने उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो सुनीता एक रानी की तरह रहती थी, अब उसके हालात अचानक से एक नौकरानी की तरह हो गए थे। उधर राघव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, राधा अब हम सिर्फ फसल पर इन्हिसार नहीं रह सकते, अब हमें कुछ और भी करना होगा। राधा ने भी राघव का हौसला बढ़ाया और कहा, जी जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। राघव ने कहा, तो फिर ठीक है राधा, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल और सब्जियां उगाकर वहाँ बेचा करेंगे, इससे हमें मंडी से कई गुना ज़्यादा मुनाफा होगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, हम खूब मेहनत करेंगे। इस तरह उन दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और राघव उन्हें मंडी में बेचने की बजाय शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब राघव सब्जियां बेचकर वापस घर आया तो उसने आवाज़ लगाई, अरे राधा ज़रा बाहर तो आओ। राघव की आवाज़ सुनकर राधा घर से बाहर आई तो उसने देखा राघव के हाथ में बैग लटके हुए हैं। उसने पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राधा, खुशी की ही तो बात है, तुम्हें पता है आज हमारी 10,000 की सब्जियां बिक गईं। राधा बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। हाँ राधा, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता। राधा बोली, अजी ये भी कोई कहने की बात है, मैं आपकी बीवी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है। राघव ने कहा, पहले अंदर तो चलो फिर बताता हूँ। वो दोनों घर के अंदर आ गए। राघव दोनों बैग राधा के हाथ में देते हुए कहता है, राधा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। जब राधा ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 बहुत ही सुंदर साड़ियाँ थी। राधा ने पूछा, क्या ये मेरे लिए है? राघव ने कहा, नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ये सुनकर राधा के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया। ठीक है फिर, उसे ही जाकर दे दो और मुझसे बात मत करो। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी राधा, मजाक कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए ही है, भला हमारी नजरें आपके अलावा किसी और को देख सकती हैं क्या? ये सुनकर राधा भी मुस्कुरा देती है।
इस तरह राघव की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। राधा ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाना शुरू कर दिया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी ज़रूरतों से काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी तो दोनों बहनें अपने मायके आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियाँ पहनी हुई थी। राजेश जी ने पूछा, अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? सुनीता झट से बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ पिताजी, भला मुझे क्या होगा। लेकिन राधा का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके इसका तो बुरा हाल हो जाता होगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं छोटी बहन, अब ऐसी कोई बात नहीं है। राघव ने नया कारोबार शुरू किया है और सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर सुनीता की जलन और ज़्यादा बढ़ गई। कुछ दिन बाद निखिल की माली हालत और ख़राब हो गई। घर के गहने जेवरात सब बिक गए और नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा अब सुनीता पर निकलने लगा। वो दिन रात सुनीता को ताने मारने लगी। अरे कलम मुही, अपने मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे ताकि तेरे शौहर की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। सुनीता ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी, मेरे पिता तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए थे। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? सास बोली, हमने तुझसे निखिल की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो निखिल की मदद तो करते। ये सुनकर सुनीता को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत और शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो सब उसे सिर्फ एक जिल्लत की तरह मिल रहा था। इस तरह उन दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। जहां राघव की जिंदगी खुशहाली की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुनीता की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोर की बारिश हो रही थी। सुनीता रसोई के कोने में बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, अरे करम जली, तू डूब कर मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया है तूने। न मायके से पैसा लाई, न किस्मत लाई, मनहूस है तू। ये सब निखिल सुनता था, लेकिन चुप रहता था। उसकी खामोशी सुनीता के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसका पूरा वजूद ही मिट्टी में मिल गया है। अगली सुबह निखिल की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। अब घर बिकने की नौबत आ गई थी। सास ने घूरते हुए कहा, तू अपने मायके चली जा, यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे बिठाकर खिलाने के लिए पैसे नहीं है। अब सुनीता का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ कहे अपना सूटकेस लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब सुनीता अपने मायके पहुंची तो राजेश तिवारी उसे देखकर चौंक गए। बेटा सुनीता, क्या हुआ? तू अकेली क्यों आई है और तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज़ सुनते ही सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई। पिताजी, अब मैं कहीं की नहीं रही। उन्होंने सुनीता का हौसला बढ़ाया और कहा, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत, तेरा बाप अभी जिंदा है। चल तू अंदर चल। राजेश जी सुनीता को घर के अंदर ले गए, लेकिन सुनीता लगातार रोए जा रही थी। इसलिए राजेश जी ने अपनी बड़ी बेटी राधा को फ़ोन किया। बेटी राधा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, बताएं क्या हुआ? बेटी राधा, वो सुनीता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। उन्होंने उसे पूरी बात बताई। राधा ने कहा, आप चिंता न कीजिए पिताजी, मैं अभी घर आती हूँ। जब राधा अपने मायके पहुंची तो रात हो चुकी थी। वो सीधी सुनीता के कमरे में गई। सुनीता दीवार के सहारे बैठी रो रही थी। राधा ने कहा, ओह, तो अब हमारी तारका इतनी कमज़ोर हो गई है कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर सुनीता ने राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप झलक रहा था। अचानक सुनीता उठी और राधा के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और शायद खुदा ने मुझे उसी की सज़ा दी है। सुनीता का ये रूप देखकर राधा हैरान रह गई। सुनीता ने आगे कहा, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मैं खुद एक मजाक बनकर रह गई हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। राधा ने ढांढस बंधाते हुए कहा, रो मत मेरी गुड़िया, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से अलग है या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। सुनीता ने कहा, नहीं बहन, अब मुझे समझ आ गया है
इंसान पैसे से नहीं बल्कि अपने किरदार और रवैये से अच्छा और बुरा कहलाता है। ये सुनकर राधा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सुनीता को गले से लगा लिया और कहा, अरे पगली, बहनें माफ़ी नहीं मांगती बल्कि एक दूसरे को संभालती है। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी मुझसे। अगले दिन राघव ने राघव से बात की। राघव, मैं चाहती हूँ कि सुनीता भी हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब जल्दी भूल जाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। राघव ने बिना कुछ पूछे कहा, ठीक है राधा, जैसा तुम चाहो कर सकती हो। आखिर सुनीता तुम्हारी बहन है तो वो मेरी भी बहन है। इस तरह सुनीता राघव और राधा के साथ खूब मेहनत से काम करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, सब्जियों में पानी देना, सब्जियां तोड़ना और राघव के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। सुनीता के हाथ छिल गए, कमर दर्द करने लगी और एक दिन परेशान होकर सुनीता ने रोते हुए कहा, राधा, ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। राधा ने उसे समझाया और कहा, हिम्मत मत हार सुनीता, मैंने भी सीखा था, तू भी जल्दी ही सीख जाएगी और देखना एक दिन कामयाबी तेरे कदम जरूर चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। सुनीता ने राघव और राधा के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। राघव और राधा ने सुनीता का साथ दिया और फिर कुछ दिन बाद सुनीता और राधा ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर में एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही सुनीता और राधा का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। उसी दौरान निखिल राजेश तिवारी के घर आया। उसने सलाम किया और पूछा, सुनीता कहाँ है? उन्होंने गुस्से में कहा, अब तुझे सुनीता से क्या काम है? तूने उसे जो दुख दिया है, क्या वो काफ़ी नहीं था जो तू फिर से जले पर नमक छिड़कने चला आया? निखिल ने उदास लहजे में कहा, ऐसा मत बोलिए पिताजी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं सुनीता को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं उस समय इतना परेशान था कि क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। उन्होंने कहा, बेटा, जो इंसान इतने दिन साथ रहने के बाद भी सही गलत को नहीं समझ पाया और मेरी बेटी को छोड़ दिया, भला उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज सकता हूँ? तुम और तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को इंसान नहीं बल्कि कोई सामान समझकर घर से बाहर कर दिया था। निखिल ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। निखिल बोल ही रहा था तभी अचानक राधा और सुनीता भी वहाँ आ गई। राधा ने उससे पूछा, निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं सुनीता को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। राधा ने उसे घूरते हुए कहा, इतना सब करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम फिर से वापस आ गए? निखिल ने उसे डांटते हुए कहा, राधा, तुम बीच में मत बोलो, मैं सुनीता से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। निखिल की बात सुनकर सुनीता ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर निखिल, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बड़ी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे आप ये बताएं, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? वो बोला, सुनीता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। सुनीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, निखिल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। आज मेरे पास दौलत और शोहरत आ गई है तो अब तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो। निखिल ने उसे डांटते हुए कहा, अपनी हद में रहो सुनीता, इस तरह कहकर तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। निखिल, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। निखिल ने जाते हुए कहा, मैं तुम सबको देख लूंगा। सुनीता ने कहा, हाँ हाँ देख लेना, अब जा यहाँ से। इस तरह निखिल आग बबूला होकर वहां से चला गया। इसके बाद उन दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और फिर राधा और राघव ने मिलकर सुनीता के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा जिसका नाम अमित था। सुनीता की शादी अमित से हो गई और इस तरह वो दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके रवैये और अच्छी तरबियत से होती है। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वक्त उसे एक दिन जरूर तोड़ देता है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून और प्यार नहीं। मेहनत और सच्चे रिश्ते ही जिंदगी को असली मायनों में खूबसूरत बनाते हैं। जो दूसरों को छोटा समझता है, वक्त उसे उसकी औकात जरूर दिखा देता है। इसलिए हमेशा नरम मिजाजी इख्तियार करो, क्योंकि यही इंसान को सच में बड़ा बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।